प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय के चौथे एवं 5वें भाग को समझेंगे। साथ साथ इस पर आधारित क्विज भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 10 में ही हम विज्ञान विषय के अध्याय प्रकाश के पहले भाग को समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12 में गणित विषय के अध्याय आव्यूह के चौथे भाग को समझेंगे। साथ साथ इन पर प्रश्न भी करेंगे और अंत में कक्षा 12 में भौतिकी विषय के अध्याय स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के तीसरे भाग को समझेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों के क्विज भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 4 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले जान लेते हैं एक बार पूरक कोण क्या होते हैं। आप में से कई बच्चों को पता होगा पूरक कोण के बारे में, जिनको नहीं पता है वो जान लें। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर योग हमारा 90 डिग्री के बराबर है। यानी कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पूरक कोण आपको पता चल गया। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरक कोणों को लेकर के किस तरीके के रिलेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड होता है अगर हम पूरक कोणों की बात करें तो। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा से रिलेटेड होता है एंड सेक थीटा कोसेक थीटा से रिलेटेड होता है। तो आप देख सकते हैं एक तरीके का और रिलेशन है यहाँ पे। साइन कॉस से रिलेटेड है तो कॉस का जो फुल नेम होता है वो होता है कोसाइन, जो आपने पहली वीडियो में पढ़ा है। इसी प्रकार टेन कॉट से रिलेटेड है तो टेन टेंजेंट से आया है और कॉट कोटेंजेंट से आया है। इसी प्रकार सेक थीटा की बात करें और कोसेक थीटा की बात करें तो सेक सीकेंट से आया है तो कोसेक कोसीकेंट से आया है। तो इस तरीके का रिलेशन होता है इसमें। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं इस पे बेस्ड कैसे होते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले साइन एंड कॉस की बात करते हैं। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो पहला फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। अगली देखते हैं टेन थीटा तथा कॉट थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के और इसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अगली दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं जो है सेक थीटा तथा कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सूत्र होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो चलिए एक बार सारे सूत्रों को एक साथ देखते हैं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकें। पहला सूत्र है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। चौथा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा।
पांचवा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तथा छठा और आखिरी सूत्र है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये 6 सूत्र हैं जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं किस प्रकार हम इसको प्रयोग करेंगे। यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के, जहां 2 गुने में a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं, दिया हुआ है हमें कि tan 2a यानी कि tan 2 गुने में a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री के। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि एक तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात tan है तो दूसरी तरफ cot है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम tan को cot में बदलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम tan को cot में बदलते हैं। तो सूत्र याद कीजिए क्या है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर tan थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है तो tan 2a किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा cot 90 डिग्री माइनस 2a की। तो हम अब क्या करेंगे, हम इस tan 2a की जगह पर cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ cot है तो दोनों के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे, जो डिग्री वाली संख्या है उसको एक तरफ और जो a में संख्या है उसको एक तरफ लिखेंगे। इस प्रकार हमारे पास आएगा माइनस का 2a माइनस का a बराबर माइनस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो माइनस 2a माइनस a बराबर आ जाएगा माइनस 3a के, तथा माइनस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री ये हल होकर के आएगा माइनस 108 डिग्री। और अब अगर हम माइनस 3 दोनों तरफ से कैंसिल करें तो a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। तो a बराबर 36 डिग्री हमारा इस प्रश्न का हल है। इस वीडियो में हमने सीखा कुछ सूत्र, जिसमें पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तथा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कुल मिलाकर ये 6 सूत्र हैं जो हमने इस वीडियो में सीखा है। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे, जिसमें 3 और सूत्र हैं। उसके बाद ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय का पाठ 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज के पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए जानते हैं पहले कि सर्वसमीकाएं क्या होती है या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती है।
एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कौन सी हैं। पहली सर्वसमीका है cos वर्ग थीटा जमा साइन वर्ग थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 जमा tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा तथा तीसरी सर्वसमीका है 1 जमा cot वर्ग थीटा बराबर cosec वर्ग थीटा। तो ये 3 सर्वसमीकाएं इस अध्याय में तथा आपकी 10वीं कक्षा में है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बहुत सारी हैं जो आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग हमें कैसे करना है, किस प्रकार से प्रश्नों के हल में इनका यूज करना है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें cos A, tan A और sec A को कुछ इस प्रकार लिखना है ताकि उसमें सारी जो टर्म्स हैं वो sin A की फॉर्म में हो। तो चलिए कैसे हम हल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम पहली सर्वसमीका को प्रयोग करेंगे। cos वर्ग A जमा sin वर्ग A बराबर है 1। ये हमारी पहली सर्वसमीका है। यहाँ से हम cos A का मान निकाल सकते हैं sin A के पद में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos वर्ग A को बाईं तरफ ही रहने देते हैं तथा sin वर्ग A को दाईं तरफ ले जाते हैं। इस प्रकार हमें cos वर्ग A बराबर 1 घटा sin वर्ग A प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos A निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है cos A बराबर जमा घटा वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। अब क्योंकि cos A का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा, इसलिए हमें प्राप्त होता है cos A बराबर वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। तो हमने ये cos वर्ग A जमा sin वर्ग A बराबर 1 सर्वसमीका को प्रयोग करके निकाला है। इसको आप सूत्र की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। cos A किसी भी प्रश्न में आप रिप्लेस कर सकते हैं वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग B से। तो इस सूत्र को भी आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक अनुपात को बदल दिया है साइन में। अब बचा tan एंड sec। तो चलिए उनको बदलते हैं। tan A बराबर होता है sin A बटे में cos A। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अंश तो पहले से ही साइन में है और हर साइन में नहीं है, तो हम यहाँ पे cos को बदलेंगे साइन में। और अभी हमने देखा कि cos A बराबर है वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A की। तो हम यहाँ पर cos A की जगह पे इस मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है sin A बटे में वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। तो आप देख सकते हैं tan A का मान जो है वो बराबर आता है sin A बटे वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A के, जो पूरी तरीके से sin A के पद में है। अगला देखते हैं sec A। sec A का मान होता है 1 बटा cos A। अब यहाँ पर इस cos A को हम फिर से वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A से रिप्लेस कर देंगे यानी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1 बटा वर्गमूल 1 घटा sin वर्ग A। अब फिर से आप देख सकते हैं कि sec A पूर्ण रूप से sin A के पदों में है। तो ये प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि sec A गुने में 1 घटा sin A गुने में sec A जमा tan A बराबर है 1 के। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाम पक्ष यानी बाईं तरफ को हल करेंगे। बाईं तरफ में हमारा पद है sec A गुने में 1 घटा sin A गुने में sec A जमा tan A। इसको हल करने के लिए साइन को हम एज इट इज रहने देते हैं, sec तथा tan को साइन और cos की फॉर्म में बदल देंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है sec A की जगह पे 1 बटा cos A
एक माइनस साइन ए की जगह पे एक माइनस साइन ए ही लिखा है हमने, तथा फिर से सेक ए की जगह पे एक बटा कॉस ए जमा टेन ए की जगह पे साइन ए बटा कॉस ए। तो इस तरीके से हमने सेक ए और टेन ए के सूत्रों को रिप्लेस किया है। अब आप देख सकते हैं एक बटा कॉस ए जमा साइन ए बटा कॉस ए को एलसीएम लेकर हल किया जा सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा एक घटा साइन ए गुणे में एक जमा साइन ए बटे में कॉस वर्ग ए। अब आप देख सकते हैं ऊपर में a माइनस बी गुणे a प्लस बी का सर्वसमीका बन रहा है, तो हम यहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है एक घटा साइन वर्ग ए बटे में कॉस वर्ग ए। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि एक घटा साइन वर्ग ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉस वर्ग ए बराबर होता है एक घटा साइन वर्ग ए के, तो इसलिए हम एक घटा साइन वर्ग ए की जगह पर कॉस वर्ग ए लिख सकते हैं। तो ये आएगा कॉस वर्ग ए बटे में कॉस वर्ग ए। अब क्योंकि अंश और हर दोनों का मान बिल्कुल बराबर है तो दोनों कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा एक, जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। तो इस प्रकार हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए घटा कॉस ए बटे में कॉट ए जमा कॉस ए बराबर है कोसेक ए घटा एक बटे में कोसेक ए जमा एक के। तो इसके लिए हम फिर से वाम पक्ष लेंगे। वाम पक्ष में क्या है, कॉट ए घटा कॉस ए बटे में कॉट ए जमा कॉस ए। अब यहाँ पर हम कॉट ए को बदल सकते हैं फिर से साइन कॉस में, तो कॉट ए बराबर हो जाता है कॉस ए बटे में साइन ए के, तो ये कुल मिलाकर बराबर होगा कॉस ए बटे साइन ए घटा कॉस ए बटे में कॉस ए बटे साइन ए जमा कॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि अंश में भी कॉस ए उभयनिष्ठ है तथा हर में भी कॉस ए उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे। ये आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में एक बटा साइन ए घटा एक बटे में कॉस ए ब्रैकेट एक बटा साइन ए जमा एक। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा एक बटा साइन ए घटा एक बटे में एक बटा साइन ए जमा एक। अब आप जानते हैं एक बटा साइन ए का मान क्या होता है, जी हाँ कोसेक ए। इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा कोसेक ए घटा एक बटे में कोसेक ए जमा एक की, जो कि दायां पक्ष है। यानी इस प्रश्न में भी हमने बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, जहाँ पे आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न दिए होंगे वहां पर आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है और उसको हल करना है। इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किए हैं, जिसमें तीन सर्वसमीका हमने पढ़ा है। पहला है कॉस वर्ग थीटा जमा साइन वर्ग थीटा बराबर एक। दूसरी सर्वसमीका है एक जमा टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, तथा तीसरी सर्वसमीका है एक जमा कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। हमारी अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक हमने सारी कॉन्सेप्ट वीडियोस कर लिए हैं, यानी कुल मिलाकर 5 वीडियोस किए हैं हमने, और पांचों वीडियोस में आपको 8.1, 8.2, 8.3 तथा 8.4 के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वो बताया गया है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्रश्न चारों अभ्यासों में से होगा। तब तक आप इन चारों अभ्यासों की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब जैसा कि नाम से पता चलता है, हम इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पर इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर प्रकाश क्या है और वो काम कैसे करता है, हमारी मदद किस प्रकार करता है और इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की, उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की और उसके बाद हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि आखिर गोलीय दर्पण क्या होता है। शुरुआत करते हैं प्रकाश से। तो जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा भी सूर्य से हमें काफी हद तक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य से हमें दो ऊर्जा मिलती है, एक तो मिलती है ताप ऊर्जा और दूसरी मिलती है प्रकाश ऊर्जा। तो हमारा ज्यादातर जो प्रकाश होता है वो हमें सूर्य से ही मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिन सूर्य की वजह से होते हैं, परंतु सूर्य एक इकलौता प्रकाश का सोर्स नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रकाश के सोर्स हैं, जैसे कि हमारे घर में लगे हुए बल्ब। पर इनको जलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बल्ब विद्युत को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उस विद्युत की मदद से हमें प्रकाश देते हैं। अब चलिए एक सेकंड के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा। अगर प्रकाश हो ही ना तो आप इस वीडियो को नहीं देख सकते, आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा, हर जगह सिर्फ काला रंग नजर आएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी देखने में मदद करता है प्रकाश। तो सवाल ये है कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं सकते, और अगर प्रकाश हमारी मदद करता है तो प्रकाश हमारी देखने में मदद करता कैसे है। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? जरा सोचिए। चलिए उत्तर जानते हैं। दरअसल मान लीजिए कोई प्रकाश का सोर्स है, जैसे कि एक बल्ब, तो उससे क्या होगा कि प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेंगी। मान लीजिए कि एक सेब रखा हुआ था, तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें उस सेब पर भी आएंगी। वहां पर क्या होगा कि ये जो सेब है वो प्रकाश का परावर्तन करेगा और उससे ये जो किरण होगी वो हमारी आंखों तक पहुंचेगी, और इसलिए ये जो किरण जो सेब पे पड़ी है वो हमारी आंखों तक आएगी और इस वजह से हम सेब को देख पाएंगे। अब जब अंधेरा होता है, यानी कि जब प्रकाश की किरणें नहीं होती, तो जो सेब होता है उसके पास कोई भी किरण होती ही नहीं परावर्तन के लिए, और इसलिए सेब से कोई किरण परावर्तित नहीं होती और हमारी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचती, और इसीलिए अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते। ये कारण है कि हम अंधेरे में देख नहीं सकते। अब एक और चीज है, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि शीशा। तो आखिर इसका रीजन क्या है? दरअसल इसका कारण ये है कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं, मान लीजिए प्रकाश की किरण जो सेब पर आई, वो किरणें क्या करेंगी कि वो इस शीशे के आर पार जा सकती हैं। अब क्योंकि ये शीशे के आर पार जा सकती है तो हमारी आंखों तक तो फिर भी पहुंच जाएगी। अब क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन सेब ने किया था तो हमारे आंखों तक जो रोशनी पहुंचेगी उससे हमें सेब दिखाई देगा, और क्योंकि बीच में शीशा है और फिर भी हम सेब देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो शीशा है वो पारदर्शी होता है। और यही कारण है किसी चीज के पारदर्शी होने का, क्योंकि जितनी भी चीजें पारदर्शी होती हैं उनसे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दूसरी तरफ जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं परावर्तन के बारे में। सवाल है कि क्या सभी वस्तुएं प्रकाश का समान रूप से परावर्तन करती हैं? जरा सोचिए। दरअसल इसका सीधा सा आंसर है नहीं। अभी ही हमने देखा दो चीजों के बारे में, एक था हमारा सेब और दूसरा था हमारा शीशा। दोनों प्रकाश का परावर्तन एक तरीके से नहीं करती, एक से तो हमारी आंखों तक रोशनी आती है और दूसरे में तो रोशनी उसकी दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर वस्तु प्रकाश का अलग रूप से परावर्तन करती है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक सेब है और एक धातु है,
हम जानते हैं कि जो सेब है वो रोशनी का परावर्तन उतने अच्छे से नहीं कर पाता, परंतु जो धातु होता है वो रोशनी का परावर्तन बहुत अच्छे से करता है और इसीलिए धातु बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। चमकदार धातुओं की बात करी है तो सबसे चमकदार धातुओं में एक धातु है सिल्वर, और ये इतना ज्यादा चमकदार होता है कि हम इसे शीशा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम कई तरह के शीशे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है समतल दर्पण का। दरअसल हम जितने भी तरह के दर्पण बनाते हैं उन सभी में हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छे से परावर्तन करता है और इसलिए उसके अंदर जो प्रतिबिंब दिखता है वो काफ़ी हद तक बिंब के बराबर होता है और इसीलिए वो परावर्तन काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है दर्पण बनाने के लिए। अब चलिए परावर्तन के कुछ नियमों को जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होती है। अब आपतित किरण वो किरण होती है जो सोर्स से आई है, जैसे कि मान लीजिए बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो आपतित किरण कही जा सकती है। आपतित किरण वो किरण होती है जिसका परावर्तन अभी होना है, तो आपतित किरण आएगी दर्पण पे और उसका परावर्तन होगा और उससे बनेगी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण जिस पॉइंट पर दर्पण से टकराएगी उस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो उसे कहा जाता है अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परावर्तन में। इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो हैं वो तीनों मिलकर एक 2D इमेज बनाते हैं और इसीलिए वो तीनों ही एक ही तल में होंगे। चलिए अब जानते हैं आभासी और वास्तविक में अंतर। दरअसल जो प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है आभासी, और जो शीशे के बाहर बनते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक। उदाहरण के लिए समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में क्या होता है कि हमें हमारा प्रतिबिंब शीशे के अंदर दिखाई देता है। जब इस तरह का प्रतिबिंब बनता है जो शीशे के अंदर हो उसे कहा जाता है आभासी, परंतु अगर वो प्रतिबिंब शीशे से बाहर बनता है और हम उसे किसी पेपर पे देख सकते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक। अब ये जो होता है ये कभी भी समतल दर्पण में नहीं होता, ये होता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। चलिए जानते हैं कि ये बनते कैसे हैं। दरअसल गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें एक गोलाकार सतह से कटे हुए टुकड़े के आकार होते हैं। उदाहरण के लिए ये एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक शीशे की बॉल है और अगर हम इसे दोनों तरफ से काट दें तो हमारे पास कुछ इस तरह का शीशा बच जाएगा। अगर हम इन दोनों शीशों से दर्पण बनाएं तो जो दर्पण बनेंगे वो गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो उन दर्पण में एक तो होता है हमारा मुख्य अक्ष, उसके अलावा इसके अंदर होता है एक मुख्य फोकस और एक होता है वक्रता केंद्रक और उसके अलावा एक होता है हमारा ध्रुव। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में आपको घर से पढ़कर आना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी प्रकाश की, उसके बाद हमने जाना परावर्तन के बारे में और उसके बाद हमने जाना गोलीय दर्पण के बारे में। अब इन सभी चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानने के लिए आपको अपनी NCERT की किताब का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वाला अध्याय पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में। आपको ये भी पढ़कर आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज।
क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण अनंत पर प्रतिबिंब बनाती है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी सी पर, ऑप्शन सी एफ तथा सी के बीच, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब डैश होता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कहां अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी सौर भट्टियों में, ऑप्शन सी पश्च दृश्य दर्पण, ऑप्शन डी सेविंग दर्पणों। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण सूत्र में निम्न में से क्या नहीं होता। ऑप्शन ए बिंब की दूरी, ऑप्शन बी प्रतिबिंब की दूरी, ऑप्शन सी फोकस दूरी एंड ऑप्शन डी आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 5, घनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन बी प्रतिबिंब आभासी है, ऑप्शन सी प्रतिबिंब आवर्धित है, ऑप्शन डी प्रतिबिंब छोटी है। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 सी, क्वेश्चन नंबर 4 डी, क्वेश्चन नंबर 5 ए। नमस्कार दोस्तों, आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। शुरू करते हैं आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म से। यह मैंने 2 गुणा 2 कोटि का एक आव्यूह लिया है। अब हमें इसका परिवर्त करना है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। इस पहली पंक्ति को हम परस्पर विनिमय करके पहला स्तंभ बनाएंगे और इस दूसरी पंक्ति को परस्पर विनिमय करके हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। इसको हम A कहेंगे, तो ये A परिवर्त होगा। ध्यान दीजिए, एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, A परिवर्त का परिवर्त बराबर होगा A के A का परिवर्त बराबर होगा K A परिवर्त के, जहां K कोई अचर है। A प्लस B का परिवर्त बराबर होगा A परिवर्त प्लस B परिवर्त के, और AB का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। उदाहरण, यदि A और B 2 आव्यूह हैं, तो सत्यापित कीजिए A B का परिवर्त बराबर होगा B परिवर्त A परिवर्त के। AB हम निकालेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हम AB का परिवर्त करेंगे, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे। अब हम B का परिवर्त करेंगे और A का परिवर्त करेंगे, फिर उन्हें गुणा करेंगे। देखिए, यह मैंने A का परिवर्त करा, इसी प्रकार B का परिवर्त करा। अब मुझे B परिवर्त A परिवर्त चाहिए, तो हम B परिवर्त गुणा A परिवर्त करेंगे, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार। अब हम देख सकते हैं कि A B परिवर्त बराबर है B परिवर्त A परिवर्त के। यही हमें दर्शाना था। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जो अपने परिवर्त के बराबर होते हैं। जैसे A मेरा एक आव्यूह है,
अब मैं इनका परिवर्त करूंगी, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाऊंगी। देखिए कुछ इस प्रकार। दूसरी पंक्ति को करूंगी दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि A बराबर है एक परिवर्त के, यानी कि यह एक सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह A परिवर्त बराबर होगा -A के। ध्यान दीजिए, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जैसे A एक आव्यूह है, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि इसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं। अब मैं इसका परिवर्त करूंगी। पहली पंक्ति बनेगी पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बनेगी दूसरा स्तंभ, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति बनेगी तीसरा स्तंभ। अब मैं देख सकती हूँ कि A परिवर्त बराबर है -A के, इसीलिए यह विषम सममित आव्यूह है। उदाहरण, आव्यूह B को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं हल। पहले मैंने B का परिवर्त करा, यानी कि हर पंक्ति को स्तंभ बनाया। उसके बाद P मैंने बराबर माना 1/2 B + B परिवर्त के। पहले मैंने B + B परिवर्त निकाला। अब मैं हर संगत अवयव को प्लस करूंगी, कुछ इस प्रकार। अब मैं हर अवयव को 1/2 से गुणा करूंगी, तो मुझे मिलेगा। अब मैंने इस P का परिवर्त करा। हम देख सकते हैं कि P परिवर्त P के बराबर है, यानी कि यह एक सममित आव्यूह है। अब हम Q मानेंगे 1/2 B - B परिवर्त को। तो पहले हम B - B परिवर्त का मान ज्ञात करेंगे, कुछ इस प्रकार। इसमें मैं हर संगत अवयव को आपस में माइनस करूंगी। अब मैं B - B परिवर्त को 1/2 से गुणा करूंगी। इसमें मैंने प्रत्येक अवयव को 1/2 से गुणा करा है। अब मैंने इसका परिवर्त करा, जो कि बराबर है -Q के, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह है। P + Q करने पे मुझे यह B के बराबर मिला, यही हमें दर्शाना था। इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म और सममित विषम आव्यूह तथा सममित आव्यूह। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का तीसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम दो विषयों के बारे में जानेंगे जिन्हें कहा जाता है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अपने पहले विषय आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को, जिसे हमने क्लास 11th में समझा था। दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर, और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किया गया कुल कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है। अब जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है जो संरक्षी होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक फुटबॉल किसी बिंदु A पर है जो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है। हम इस बॉल को बिंदु A से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B तक लाना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हम 3 पथ का उपयोग करते हैं। पथ 1 जो कुछ इस तरह से है, दूसरा पथ जो कुछ ऐसा है, और तीसरा पथ जो ऐसे है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बिंदु A से बिंदु B तक बॉल को लाने में किया गया कार्य इन तीनों पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी इन तीनों ही परिस्थितियों में किया गया कार्य बराबर होगा, और ये बराबर होगा दोनों ही बिंदुओं पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के, जिसे लिखा जा सकता है W A से B बराबर U1 घटा U2। अब ठीक इसी तरह मान लीजिए कि हमें 3 आवेशों को अनंत दूरी से मूल बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित दूरी तक लाना है। तो आवेशों के इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसे प्राप्त करने के लिए हमें गणना करनी होगी इन तीनों आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किए गए कुल कार्य की, जो बराबर होगा कुल स्थितिज ऊर्जा के। तो आइए जानते हैं इन आवेशों को इस स्थिति में लाने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ा। सबसे पहले आवेश Q1 के लिए अगर हम देखें तो इसे अनंत से मूल बिंदु से R1 दूरी तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में लाने के लिए आवेश Q1 को किसी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। तो इस स्थिति में लाने के बाद आवेश Q1 अपने आसपास एक विभव बना लेगा, जिसका मान होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। अब मान लीजिए कि हम एक और आवेश Q2 को अनंत दूरी से इसके पास किसी निश्चित बिंदु पर लेकर आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें आवेश Q1 की वजह से बनने वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होगा आवेश Q तथा किसी और आवेश के कारण बनने वाले विभव के गुणनफल के। यानी यहाँ पर कार्य W2 होगा Q2 गुणा V1, या इसे लिख सकते हैं W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों, यहाँ पर R12 Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जैसा कि हमने देखा था कि ये किया गया कुल कार्य बराबर होगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के। यानी आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। अब मान लीजिए कि इसी निकाय में हम एक और आवेश Q3 को लाना चाहते हैं, तो क्या अब इस नए निकाय की स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी?
जी नहीं, निकाय में आवेश के जुड़ने से स्थितिज ऊर्जा में भी बदलाव आएगा और अब ये आवेश Q3 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का भी योग होगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि Q1 को लाने में किया गया कार्य था 0, जबकि इसकी वजह से इसके चारों ओर दिक् स्थान में बनने वाला विभव V1 था 1/4πε0 Q1/R1। इसके बाद Q2 को लाने में किया गया कार्य था W2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R12 और इस आवेश की वजह से भी इसके चारों ओर दिक् स्थान में एक और विभव होगा जिसका मान होगा V2, जो बराबर होगा 1/4πε0 Q2/R2 के। यानी अब इस दिक् स्थान में बनने वाला कुल विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V12, जो बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1/R1 जमा Q2/R2। और आवेश Q3 को इस विभव में लाने के लिए अब इस विभव V12 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो होगा W3 और जो बराबर होगा Q3 गुणा V12 के। यानी कार्य W3 बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23। तो इस पूरे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य इन सभी आवेशों को एक एक कर स्थापित करने में किए गए कार्य यानी W1 जो था 0, W2 जो था 1/4πε0 Q1 Q2/R12 तथा W3 जो बराबर था 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23 इनका योग होगा। यानी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी W1 जमा W2 जमा W3 के। यानी U बराबर होगा 1/4πε0 ब्रैकेट Q1 Q2/R12 जमा Q1 Q3/R13 जमा Q2 Q3/R23। आइए अब मान लेते हैं कि हम आवेशों का एक ऐसा ही निकाय किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक निकाय बनाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या क्षेत्र की अनुपस्थिति में बनने वाले निकाय की ऊर्जा के बराबर होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी एकल आवेश की बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। अब हम किसी आवेश Q को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर विभव VR है, तो इस स्थिति में कार्य W होगा Q गुणा VR और ये कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के, यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी Q गुणा VR के। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमें दो आवेशों Q1 तथा Q2 को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थापित करना है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें ये दो आवेश Q1 तथा Q2 को बिंदु P तथा बिंदु Q पर स्थापित करना है। यहाँ पर P तथा Q के बीच की दूरी है R12। इसके अलावा मान लेते हैं कि बिंदु Q पर विभव है VR2 तथा बिंदु P पर विभव है VR1। तो सबसे पहले आवेश Q1 को बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य होगा W1, जो बराबर होगा Q1 गुणा VR1 के।
ठीक इसी तरह आवेश Q2 को बिंदु Q पर लाने में किया गया कार्य होगा W2, जो बराबर होगा Q2 गुणा V R2 जमा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पद आवेश Q1 की उपस्थिति की वजह से बनने वाला विभव है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा इन दोनों आवेशों को स्थापित करने में किए गए कार्य का योग होगा, यानी W1 जमा W2, अर्थात U बराबर होगा Q1 गुणा V R1 जमा Q2 गुणा V R2 जमा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं जिसमें एक द्विध्रुव किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव खुद को बाहरी क्षेत्र की दिशा में ही स्थापित कर लेता है और ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत क्षेत्र एक बल आघूर्ण लगाता है, जिसे यहाँ टाउ बाह्य से दर्शाया गया है। तो इस बल आघूर्ण का मान होगा Pe sin थीटा। यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण तथा E विद्युत क्षेत्र है। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित करने में किया गया कुल कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन F डॉट ds, यानी इंटीग्रेशन θ0 से θ1 टाउ बाह्य डॉट d थीटा। अब इसे लिख सकते हैं कि W बराबर होगा इंटीग्रेशन Pe sin थीटा d थीटा के, जिसे हल करने पर आता है W बराबर Pe ब्रैकेट cos θ0 माइनस cos θ1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव का प्रारंभिक कोण अधिकतम π/2 होगा, जिसे बल आघूर्ण लगाने के बाद किसी निश्चित कोण थीटा तक घुमाया जाता है। यानी ऐसा करने में स्थितिज ऊर्जा होगी U थीटा बराबर ऋणात्मक Pe cos थीटा, या इसे लिख सकते हैं कि U थीटा बराबर ऋणात्मक P डॉट E। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम कक्षा 10 में गणित के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ा। उसके बाद कक्षा 10 में ही विज्ञान विषय के अध्याय प्रकाश को समझा और इसके बाद कक्षा 12 में गणित विषय के अध्याय आव्यूह को पढ़ा और अंत में कक्षा 12 में ही हम भौतिकी विषय के अध्याय स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को समझा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों,
हम कल विज्ञान विषय के अध्याय वन और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कक्षा 10 में ही इंग्लिश के चैप्टर फ्रॉम द डेली ऑफ एनी फ्रैंक को पढ़ेंगे और इसके बाद कक्षा 12 में केमिस्ट्री के चैप्टर वैद्युत रसायन को समझेंगे और अंत में कक्षा 12 में बायोलॉजी के चैप्टर जीवों में जनन को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो हमने अभी देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSath इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।